वहीं ज्ञानवापी को लेकर के विवाद इतना गहरा गया कि समझ नहीं आ रहा मामला सुलझ रहा है या फिर उलझता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के मुताबिक मस्जिद में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी विवाद पर जारी है संग्राम। सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं। मिला शिवलिंग, फिर क्यों कोहराम? ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बयानबाजी क्यों, कोर्ट कर रहा काम। तो माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन वो किया है कि इस जगह को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इस जगह के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो माननीय न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र पे सुनवाई करते हुए उस जगह को सील करने के लिए आदेश किया है। ज्ञानवापी के कितने पापी? ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लोगों की पाप की वजह से ज्ञानवापी आज विवादों में है। हम आपको ये बताएंगे। उससे पहले सर्वे में क्या हुआ ये जान लीजिए। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए? सोहन लाल जी जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। जो सोचा गया उससे ज्यादा। हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है और इसकी गहराई भी काफी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से नकार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। अदालत सुरक्षा की बात कर रही है, जबकि सियासतदान बेतुके बयान देने में मशगूल है। तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं। अवैशी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में। अब सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी विवाद इतना उलझा हुआ क्यों है? दरअसल 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए और 2 सितंबर 1669 को बकायदा मंदिर ध्वस्त होने की सूचना भी दी। तब से ही इस मंदिर के लिए लड़ाई चली आ रही है। लेकिन असल मसला फंसा उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वजह से, जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या विवाद के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो काशी में भी ज्ञानवापी को सलाखों से घेर दिया गया और ये विवाद गहरा होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा की। क्या नेपाल से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया, जहां से वे बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम की बात करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को और आगे ले जाने पर जोर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल पहुंचे पीएम मोदी का लुम्बिनी में शानदार स्वागत किया गया।
पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोग भी उमड़े और जमकर देशभक्ति के नारों के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा था, जिसमें पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे और दोनों देशों के रिश्तों को हिमालय जितना अटल और पुराना बताया। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। दोनों देशों के रिश्तों की बात करते हुए पीएम मोदी ने यहां भगवान श्री राम का भी जिक्र किया। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते नैसर्गिक हैं, जिसे पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा और इसे और आगे ले जाने की बात कही। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने भी लुम्बिनी में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी पर खुशी जताई। बुद्ध जयंती के कार्यक्रम से अलग इस दौरे में पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, पनबिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थीं। अब शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री हैं, जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास बन जाता है। इस दौरे से न सिर्फ दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ेंगी, बल्कि ये दौरा रिश्तों को नया आयाम देने वाला भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस का चिंतन शिविर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उस पर सियासी हमले अभी भी जारी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर से किसानों के हालात और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर पर और चिंतन पर सवाल खड़े किए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के चिंतन पर वार। ये जो है अंध परिवार भक्ति कांग्रेस को इस तरह से लेकर के डूबी है और उसको डुबाने का और अधिक गहराई में डुबाने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर पर कांग्रेस से ज्यादा नजर बीजेपी की थी। इसके समापन के बाद भी कांग्रेस का चिंतन कार्यक्रम बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों से किए कांग्रेस के वादों को केंद्र में रखकर चिंतन पर कटाक्ष किया। देखिए, चिंतन शिविर में यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चिंता की होती कि जो वादा उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश के किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के से त्रस्त हैं। शेखावत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि मरुधरा को पिछले कुछ दिन में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य बन जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा क्यों नहीं हुई। ये होता कि वो इस बात की समीक्षा करते कि हमारा राजस्थान जो देश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो नारी के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। बच्चियों के प्रति दरिंदगी का जो है सबसे बड़ी घटनाओं का राजस्थान को केंद्र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर से लेकर के सरेआम हत्याएं, राह हत्याओं का केंद्र बना दिया।
कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के विधायकों और नेताओं से जुड़े अपराध पर तंज कसते हुए शेखावत बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं। चिंतन शिविर में बैठ करके वो इस पर चिंता करते कि ये कांग्रेस बेलगाम क्यों हुई है, क्यों उनके नेता बेलगाम हुए हैं, उनका आचरण और व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन और चरित्र क्या है, तो मुझे लगता कि शायद कांग्रेस पार्टी पर कहीं लोग विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भविष्य के लिए पार्टी की नीति बनाने के साथ ही राजस्थान समेत बाकी राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सत्ता पाने की कांग्रेस की छटपटाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं 2 साल बाद राजस्थान के जंगलों में वन्यजीवों की गिनती शुरू कर दी गई है। आज सुबह 8 बजे से राजस्थान के जंगलों में मचान पर बैठकर वाटर हॉल्स पर गिनती की जा रही है, जो कि मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। इस साल वन्यजीवों की 19 प्रजातियों की जगह 24 प्रजातियों को गिना जा रहा है। इस बार वन्यजीव गणना में इंसानों के साथ तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कई जगह वाटर हॉल्स पर कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने झालाना लेपर्ड रिजर्व पहुंच करके वन्यजीव गणना का जायजा लिया, उसे भी देखिए। राजस्थान में वन्यजीव गणना 2022 की जा रही है। फिलहाल हम झालाना के जंगल में पहुंचे हैं और यहां पहुंच करके जंगल के अंदर वन्यजीव गणना किस तरह से की जा रही है इस बात का जायजा ले रहे हैं। और यहां जिस इलाके में हम पहुंचे और आगे वाटर पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जंगल के अंदर पानी के कुछ पॉइंट्स है, वहां पर बाकायदा निगरानी के लिए लोगों को मचान पर बिठाया गया है। लगातार 24 घंटे निगरानी की जाएगी। ये बहुत ही खास वाटर पॉइंट है जो कि पैंथर के पंजे के यानी पगमार के रूप में बनाया गया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग तरह का वाटर पॉइंट है, जिसमें 4 छोटे जो उंगली के नाखून हैं वो आगे हैं, पीछे जो अगर देखा जाए एड़ी का निशान है। ये जो है वाटर पॉइंट है जिस पर वन्यजीवों की गणना की जा रही है। बाकायदा इसके सामने एक मचान बनाई गई है और उस मचान पर जो वॉलेंटियर्स हैं, वनकर्मी हैं, वो बैठ करके गहन निगरानी कर रहे हैं, अपनी निगाह बनाए हुए हैं, एक एक जीव को गिन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।